तमुई की शुरुआत फ्यूचर को दिखाने से होती है, जहां पर जमीन के अंदर बड़े बड़े सिंक होल बन गए थे और इनके अंदर वोल्केनोज के फटने के बाद इन सिंक होल में से बहुत अजीब अजीब क्रिएचर निकलने लगे जो इंसानों पर हमला करके मार देती थी। थोड़े ही अरसे में इस क्रिएचर ने दुनिया की 90% आबादी को मार डाला, मगर इंसानों को इस क्रिएचर को मारने का कोई तरीका नहीं मिला, इसलिए इस क्रिएचर को रिपर का नाम दिया गया। बचे हुए कुछ इंसानों ने ये नोटिस किया कि ये क्रिएचर 8000 फीट की बुलंदी पर जाने से डरते हैं। ऐसा क्यों? तो इसकी वजह तो नहीं जानते थे। अब बचे हुए थोड़े लोग जो थे वो पहाड़ों पर जाकर बसने लगे जरूरत के थोड़े सामान के साथ। यहाँ जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल था। इस सर्वाइवल में एक बच्चा था जिसका नाम हंटर था। इसको जिंदगी अब बोर होने लगी थी। एक दिन वो अपने जैसे लोगों को ढूंढने की उम्मीद में पहाड़ी से नीचे चला आता है जहां रिपर का खतरा था। ढूंढने पर इसको इंसान तो नहीं मिलते, मगर रिपर इसके पीछे लग जाता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए इस रिपर से भागा और जितना भाग सकता था और ठीक टाइम पर वो सेफ लाइन को क्रॉस कर गया। जान तो इसकी बच गई थी, मगर ये बात इसके डैड को पता चल गई कि वो नीचे गया था और ये सुनकर इसके डैड बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। इसके डैड ने समझाया कि नीचे जाने में कोई फायदा नहीं, देखो तुम्हें भागने में भी मसला होता है। यहाँ पर हमें पता चला कि हंटर को सांस लेने में तकलीफ होती थी और वो हर वक्त फिल्टर के सहारे जीता था। फिर इसने अपने डैड को एक्सप्लेन किया कि मैं और लोगों को ढूंढना चाहता था। फिर इसके डैड ने बताया कि देखो हंटर, मैं तुम्हारी मॉम को खो चुका हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कहकर वो शिकार के लिए चले गए अपने फ्रेंड केटी के साथ, जहां वो शिकार पर अपने बेटे के लिए काफी उदास और परेशान था। तब केटी इसको बताता है कि वो एक बच्चा है और वो नीचे जाने के लिए हमेशा बेताब होते हैं, तो फिर इनको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। ये लोग जब शिकार करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में इनको प्रोफेसर नीना दिखाई देती है। वो रिपर के शेर पर गोलियां चलाकर नए एक्सपेरिमेंट कर रही थी। कोई बुलेट तो इस रिपर को मार सकती थी। 3 साल हो गए थे इसको ये एक्सपेरिमेंट करते हुए, लेकिन अब तक वो नाकाम थी। रात को पता चला कि हंटर की हालत बहुत खराब हुई। ये देखकर विल भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ। वो फौरन जाकर इसने हंटर का फिल्टर चेंज कर दिया, जिसके बाद इसकी तबीयत थोड़ी सी संभाल गई। इसके बाद इसने देखा कि ये एक लास्ट फिल्टर था। अब अगर इसको हंटर की जान बचानी है तो इसको पहाड़ी से नीचे जाकर हॉस्पिटल से और फिल्टर लाने थे। ये बात वो जानता था कि नीचे जाना बिल्कुल सेफ नहीं था, लेकिन अपने बेटे की जान को बचाने के लिए इसके पास कोई और दूसरी चॉइस भी नहीं थी। ये बात को लेकर वो प्रोफेसर नीना के पास जाता है और इसके साथ डिस्कस करता है कि इसने नीचे एक सेफ जोन भी ढूंढा है, लेकिन नीना को इसके बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो साफ इनकार कर देती है और अब वेल अकेले नीचे जाने का सोचता है। वेपन को लिए वो नीचे जाने के लिए तैयार ही था, लेकिन कुछ देर बाद इसकी दोस्त केटी आ जाती है। वेल इसको अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, मगर केटी बताती है कि वैसे भी मेरा कोई तो नहीं है इस दुनिया में, अच्छा है कि मैं हंटर की जान बचा लूं। वेपन को लिए वो अपने सफर पर जा रहे थे कि तब प्रोफेसर नीना इनको देख लेती है। आखिर इनसे भी रहा नहीं गया और इसने भी वेल का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो काम ऊपर रह कर नहीं कर रही है वो नीचे अपने लैब में जाकर कर लेगी। वहाँ वो अपने बुलेट को जरूर तैयार कर सकेगी जिससे इन रिपर को मारा जा सके। ये शहर को जाने के लिए एक खास रूट का इस्तेमाल कर रहे थे जहाँ पर रिपर के होने के चांसेस बहुत कम थे। प्रोफेसर नीना यहाँ पर इनको अपना मॉडिफाई किया हुआ कंपास दिखाती है जो दूर से ही इन रिपर को डिटेक्ट कर सकती थी, क्योंकि रिपर के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही थी। काफी दूर चलने के बाद ये लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको रिपर का खतरा था, लेकिन प्रोफेसर नीना की कंपास इनको यहां पर दूर तक कोई रिपर ना होने की इशारा देती है। फिर ये अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री ट्रक भी खड़े थे जो जरूर इन रिपर को मारने के लिए आए होंगे, लेकिन इस लड़ाई में खुद मारे गए। अब ट्रक में से वेल और केटी अपने सर्वाइवल की चीजें लेते हैं। यहाँ पर इनको बहुत सारे ग्रेनेड भी मिल जाते हैं जिन्हें जलाना केटी जानते थे। इनको लग रहा था कि अब इनका आगे का सफर आसान होने वाला है। प्रोफेसर नीना को यहाँ पर रिपर के बॉडी का एक पार्ट मिलता है और वो इसके सैंपल को इकट्ठा करना शुरू कर देती है कि वो इन रिपर के बारे में कोई मालूमात निकाल सके और इनको खत्म करने का कोई रास्ता तलाश कर सके। यहाँ बातों में केटी प्रोफेसर नीना को बुरा भला कहना शुरू कर देती है, क्योंकि इनको लगता था कि वेल की बीवी और इनके दोस्त की डेथ इसकी वजह से हुई थी। इनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई कि ये हाथ अपाय पर
उतर आए। अब इनको अचानक किसी रिपर के आने की आवाज सुनाई दी। आगे बढ़कर इन्होंने देखा कि यहाँ कि ये कोई रिपर नहीं था बल्कि ये थोड़े थे, और ये देखकर वो हैरान हो गए कि रिपर जानवरों को नहीं मारते तो सिर्फ इंसानों को मारते थे। ये लोग आगे चेयरलिफ्ट तक जाते हैं। यहाँ पर इनको आगे का सफर को कंप्लीट करना था। यहाँ आने पर प्रोफेसर नीना को अपनी कंपास से रिपर को होने का एहसास हुआ। ये लोग जब इर्द गिर्द देखते हैं तो इनको एक तरफ पर दरख्त हिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक मॉन्स्टर था। अगर इनको अपनी जान बचानी थी तो फौरन इनको यहाँ से भागना था। विल और किट चेयरलिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं जबकि किट इसकी पावर सप्लाई को चलाने की कोशिश करती है। अब जैसे जैसे रिपर किट के पास आ रहा था वो घबरा रही थी। इसी घबराहट में वो रिपर के ऊपर एक ग्रेनेड फेंक देती है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा धमाका तो हुआ, लेकिन रिपर को इस धमाके से कोई असर नहीं हुआ। फिर ये लोग जल्दी से अपनी चेयरलिफ्ट को ऑन करके चला देते हैं और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि केटी अब टावर के ऊपर चढ़कर चेयरलिफ्ट में जाने वाली थी। वो जब टावर से चेयरलिफ्ट पर जंप करने की कोशिश करती है तो बदकिस्मती से वो जंप नहीं कर पाती। वो गिरने ही वाली थी कि तब विल ने इसका हाथ पकड़कर इसको बचा लिया, लेकिन ऐसा के बावजूद मुश्किलें हल नहीं हुई क्योंकि रिपर बिल्कुल इनके पीछे आ चुका था और इनके चेयर के केबल को बुरी तरह हिला रहा था, जिस वजह से इनके चेयरलिफ्ट की चेन टूटकर नीचे गिर जाती है। अब अपनी जान बचाने के लिए ये लोग वापसी का रास्ता अपना लेते हैं। ये लोग ऊंचाई की तरफ भागना शुरू करते हैं जहां पर ये रिपर नहीं आ सकते था। वापस आकर ये लोग अपने घर में नहीं गए, ये एक रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं जहां पर ये तीनों बातें करने लगते हैं। प्रोफेसर नीना ने इनको बताती है कि जब ये मॉन्स्टर इस दुनिया में आए थे तो इन्होंने बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके इन्होंने दुनिया के 95% लोगों को मार दिया। ऐसे लग रहा है इंसानों को मारने के लिए इन्हें बेचा गया है। एक बात है कि इन्होंने इंसानों को मारकर खाया नहीं और न ही इंसानों के अलावा और जानदारों को मारा, इसलिए वो हमेशा से इस बारे में सोच रही थी कि क्या इंसानों को खत्म करने के लिए ही सिर्फ इन रिपर को डिजाइन तो नहीं किया है, या ये शायद सिर्फ गॉड की तरफ से भेजे गए हो इंसानों को मारने के लिए। ये बातें करते करते केटी और प्रोफेसर नीना सो जाती है। जबकि विल को अपनी बीवी के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे। चंद लम्हा में उन्होंने प्रोफेसर नीना के बारे में भी, वो और प्रोफेसर नीना दोनों पार्टनर थे। इसकी बीवी हमेशा इसको बताती थी कि प्रोफेसर नीना ही वो औरत है जो इस रिपर को मारने के लिए जरूर कोई गैजेट बना सकती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और अब ये जरूरत का सामान को इकट्ठा करने के लिए नीचे शहर की तरफ बढ़ रहे थे। ये लोग एक टनल के जरिए जा रहे थे। ये आधे टनल तो हाई एल्टीट्यूड पर थी, यानी 8000 फीट की बुलंदी पर थी जहाँ पर ये रिपर नहीं आ सकते थे, और बाकी आधा टनल बिल्कुल नीचे था जहाँ पर रिपर के होने का खतरा था। इस सब के बावजूद ये लोग टनल के अंदर बढ़ते रहते। यहाँ विल को प्रोफेसर नीना ये नहीं बताते कि इसका ये कंपास ग्राउंड काम नहीं करेगा। काफी सफर करने के बाद इनको बुरी खबर मिली कि इन टनल की दूसरा साइड बंद था। उन्हें दूसरे टनल का रास्ता लेना था। इतने घंटों का सफर करने के बाद ये तक के थे, मगर यहाँ पर एक शॉर्टकट भी थी जो छोटी छोटी सीढ़ियों के जरिए जाना होता था। ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि काफी अरसे से ये भी बंद था, इसलिए यहाँ पर काफी चमगादड़ थी जो इनके ऊपर हमला करती है, मगर ये लोग बच जाते हैं। फाइनली ये टनल के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ पर इनके लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक रिपर मौजूद था जैसे पहले से ही इनके इंतजार कर रहा था। ये लोग जल्दी से अपने हेडलाइट को कवर कर चुके ताकि रिपर इनको सेंस ना कर पाए, लेकिन फिर भी रिपर ने इनको सेंस कर दिया था, जिससे बचने के लिए ये लोग टनल के दूसरे साइड पर भागने लग जाते हैं। और ऐसा आते हुए थोड़ी दूर ने एक ग्रेनेड भी ब्लास्ट कर दिया, जिससे वो जानते थे कि इससे रिपर तो नहीं मारेगा मगर इनका स्पीड कम हो जाएगा। और ऐसा करने में वो कुछ लम्हों के लिए कामयाब भी हुई थी, लेकिन रिपर भी इनके पीछे था। वेल पीछे मुड़कर इन पर गोली चलाता रहे, लेकिन कोई भी गोली रिपर के ऊपर असर नहीं कर रही थी। किस्मत इनकी अच्छी थी कि इस टनल के अंदर इनको एक छोटा सा घर मिल गया, जैसे ही जिसके अंदर ये तीनों चले जाते हैं और रिपर अपनी जलती टेल इसके करीब कर देता है, जिससे इनके सांस खुश्क हो गए थे। लेकिन विल ने यहाँ पर बड़ी चालाकी से एक माचिस जलाकर दूसरी तरफ फेंक दी, जिससे रिपर रोशनी को दूसरी तरफ देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये लोग इसी घर से ही दूसरी तरफ का रास्ता निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक और मर्तबा रिपर इस घर के अंदर अपना टेल डालकर विल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो पीछे था, लेकिन किसी तरह से विल इस हमले से बच गया। केटी सबसे आगे थी। जल्दबाजी में वो एक ऐसे टनल के अंदर जाती है जहाँ पर पहले से ही एक और रिपर मौजूद था। इस मर्तबा रिपर ने इनके ऊपर कोई हमला किया और इस पर हमला करके इसको मार डाला। हालांकि पीछे से नीना इनको बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन सब
नाकाम हो गया। आखिर में नीना को वहां से निकलने के लिए एक सीढ़ी दिखाई दी, जिसके ऊपर चढ़कर वो और विल चले गए केटी को यहाँ छोड़कर, जिस बात का दुख इनको जिंदगी भर होने वाला था। अब ये सेफ एल्टीट्यूड में आ गए थे, वहां पर कोई रिपर नहीं था जहां ये सेफ रह सकते थे, मगर नीना यहाँ पर सेफ रहने को प्रायोरिटी नहीं देती थी, क्यों बल्कि अपनी मिशन को प्रायोरिटी देती है और अपने लैब्स की तरफ बढ़ने का फैसला करती है। यहाँ पर बहुत सारे घर थे जिनके अंदर कोई नहीं रहता था। इनमें से एक घर के अंदर विल और प्रोफेसर नीना आ चुके थे। यहाँ पर खाने के लिए बहुत कुछ था। ये दोनों खाना खाने लगते हैं और विल को की याद आ जाती है, जिसको ये खाना बहुत पसंद था। फिर यहाँ पर प्रोफेसर नीना विल को बताती है कि कैसे वो केमिकल के मुख्तलिफ मिक्सचर से बुलेट को तैयार करके इन रिपर को मार सकती है। नीना को ये लगता था कि इनके अंदर कोई खास किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज है और ये इनको मुख्तलिफ केमिकल के जरिए इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे इन रिपर के मारने का 90% चांसेस है। विल को इनके बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था और अब विल को ये भी यकीन नहीं था कि इसकी वाइफ नीना के इस थ्योरी पर बिलीव करती थी। अगले दिन ये लैब की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला स्टॉप विल ने एक हॉस्पिटल में किया, जहाँ से इसने हंटर के लिए मेडिसिन और फिल्टर से लेने थे। वो गन को लिए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ रिपर के होने के चांसेस हो सकते थे, मगर अभी तक प्रोफेसर नीना के कंपास ने इनको कोई किसी भी किस्म के रिपर के यहाँ पर होने का इशारा नहीं दिया था। आखिरकार विल को वो मेडिसिन मिल जाते हैं। ये इनको बैग में रखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये यहाँ से भागने लग जाते हैं, जितना भाग सकते थे, क्योंकि इनको कहीं से लग रहा था कि इस हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं कोई रिपर छुपा हुआ है और इसको नीना के कंपास ने इसलिए डिटेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये कंपास अब खराब हो चुका था। वो तेजी से इनसे भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो रिपर दीवार को तोड़ते हुए इन पर हमला करने लग जाता है, यहाँ तक कि इसने अपने टेंटिकल से विल को कैद भी कर लिया। मगर यहाँ पर प्रोफेसर नीना बड़ी होशियारी से वहाँ पर मौजूद कुल्हाड़ी की मदद से इस रिपर को ऊपर हमला करती है, जिससे विल की जान छूट गई। अब इनको यहाँ से तेजी से भागना था। अब भागने से पहले नीना यहाँ पर मौजूद सारे ऑक्सीजन सिलेंडर को खोल चुकी थी, जिससे फॉग पैदा हो जाता है और रिपर इनको देख ना पाए। ये आइडिया अच्छा था, मगर विल के दिमाग में जो आइडिया आया था वो इससे भी अच्छा था। वो इस गैस के सिलेंडर पर फायर करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और रिपर बिल्डिंग से नीचे गिर चुका था। ये लोग ऊपर से रिपर को देख रहे थे जो बेजान पड़ा हुआ था, मगर ये लोग नहीं जानते थे कि रिपर मरा है या बेहोश है। ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकते थे, इसलिए विल नीना को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, मगर नीना कहते कि नहीं विल, मुझे अब लैब जाना है ताकि मैं इनको मारने के लिए कोई नई बुलेट को तैयार कर सकूं। विल इनकी बात को मान लेते हैं और ये दोनों यहाँ पर एक ट्रक में बैठकर लैब के लिए निकल जाते हैं। इनके जाते ही हमें दिखाया गया कि वो रिपर फिर से अपने होश में आ चुका है और इन लैब में आते ही नीना अपने काम पर शुरू हो चुकी थी। जबकि विल इस लैब को विजिट कर रहा था, जहाँ पर इसको नीना की फैमिली पिक्चर भी दिखाई दी। ये देखकर वो शॉक्ड हो गया कि नीना की कोई फैमिली भी थी, क्योंकि नीना ने कभी भी अपने फैमिली के बारे में इनको नहीं बताया था। ये सवाल करते ही नीना की आंखों से आंसू निकलने लगे। इसने बताया कि जिस दिन पहली मर्तबा इन रिपर ने हमला किया, इस दिन मैं अपने लैब में थी। मुझे मेरी फैमिली ने बार बार बुलाया, मगर मैंने लैब में रहने का फैसला किया और मेरी वजह से मेरी फैमिली मारी गई और आज मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर विल भी काफी इमोशनल हो जाता है। नीना बताती है कि बस वो दिन था और आज का दिन है। मैंने ठाना था कि मैं अपनी फैमिली का बदला जरूर लूंगी। इसके बाद नीना एक बुलेट को शूट करती है रिपर की स्किन पर, लेकिन अब भी स्किन को कुछ नहीं होता, जिसका मतलब था कि अब भी इसकी बुलेट कंप्लीट नहीं थी। ये देखकर विल से कहती है कि तुम जाओ अपने बेटे के पास जब तक कोई सोल्यूशन ना मिले, जब तक मैं कोई नई बुलेट ना बना लो। विल भी नीना की बात मान लेता है और यहाँ से चला जाता है, क्योंकि इसके पास मौजूद मेडिसिन की हंटर को सख्त जरूरत थी। लेकिन नीना अपने काम में इतना बिजी हो जाती है कि इनके लैब में एक रिपर आ जाता है। रिपर की आवाज सुनकर वो अपनी आंखें बंद कर देती है कि तब इनको कुछ ख्याल आ जाता है कि कुछ केमिकल कंपोजिशन इसने ट्राई ही नहीं किया जो सच में काम करती है। यह ख्याल करते ही वो एक नई बुलेट बनाने लगे। इधर हमें दिखाया जाता है कि विल बड़ी तेजी से अपने टाउन की तरफ जा रहा था, लेकिन तब इसकी कार एक पत्थर से टकराकर एक्सीडेंट हो गया, जिससे वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब इसको होश आया तो इसको रिपर के आने की आवाज आ रही थी। वो अपनी जान को बचाने के लिए जल्दी से वो इसको यहाँ से निकलना था। कार को तो वो सीधा कर नहीं सकता था, इसलिए वो कार के फ्रंट मिरर
बैरियर को तोड़कर जल्दी से ऊपर भागने लगा। लेकिन इस मर्तबा इसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि रिपर बिल्कुल इसके करीब था। इससे पहले कि रिपर इनके ऊपर हमला करता विल को गोली की आवाज सुनाई देती है और इस मर्तबा इस बुलेट से वो रिपर मारा जाता है। गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि नैना थी, जिसने अपने एक्सपेरिमेंट से एक नई बुलेट बना ली थी जिससे वो रिपर को मार सकती थी और वो ठीक टाइम पर विल को बचाने के लिए भी पहुंच चुकी थी। जब इसने रिपर को मारा था तो इससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इसका मतलब था कि नैना ठीक थी कि रिपर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज था जिसकी कॉम्बिनेशन से ये ब्लास्ट हो गया। विल और नैना जब इस जानवर के करीब जाते हैं तो इनको मालूम हुआ कि रिपर कोई जानवर नहीं थे, कोई क्रिएचर नहीं थे, बल्कि ये रोबोट थे जिनको बनाया गया था। जरूर इनको इंसानों को मारने के लिए बनाया गया था और विल यहाँ पर कंफ्यूज था कि आखिर कौन है जो इंसानों को मारने के लिए इतने सारे मॉन्स्टर को भेज देगा। नीना कहती है कि एलियन, ये एलियन के भेजे गए रोबोट से। नीना ने इनको एक्सप्लेन किया ये 80,000 फुट की बुलंदी पर इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि इसके प्रोग्राम में कोई गड़बड़ हो गई थी, जिस वजह से ये 8,000 फुट तक नहीं पहुंच सकते थे। फाइनली नैना अपने नए बुलेट से आने वाले रास्ते में हर रिपर को मारते हुए अपने कैंप तक पहुंच जाती है, जहां आज वो बहुत होश थी क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों को मारने के लिए एक रास्ता तलाश कर लिया था। यहाँ पर ये एक झंडा को लगाती है जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि उन्होंने रिपर को मारने का तरीका ढूंढ लिया है। सब सर्वाइवल रिपर के साथ इस जंग में तैयारी के लिए लग जाते हैं और नैना ने बनाए बुलेट के साथ बहुत बुलेट बना लेते हैं जिस पर इन्होंने केटी का नाम लिखा था क्योंकि नैना को कहीं न कहीं ये फार्मूला केटी ने दिया था। अब इसका क्रेडिट तो केटी को जाना ही था। बहुत से बुलेट बना लेने के बाद अब ये सर्वाइवल अपने मिशन में लग जाते हैं और जितना हो सकता था इतना रिपर को मारने लग जाते हैं और अपने जगह को वापस लेना शुरू कर देते हैं। जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नैना अभी तक उस बॉडी को स्टडी कर रही थी जहाँ पर इनसे मिलने के लिए वो दिन भी आया। ये लोग टेलीस्कोप को लगाया आसमान को देख रहे थे, जहाँ पर नैना को 3 बड़ी स्पेसशिप आसमान से जमीन पर आते हुए दिखाई दी, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने जिस रिपर को मारा था इनके बारे में एलियन को खबर हुई थी और एलियन इनसे पूरी जंग करने के लिए तैयार होकर आए थे। आगे क्या होने वाला था इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।